डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का अपना फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है। बिल्कुल ऊपर ही साफ साफ लिखा हुआ है, एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is a technological, accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो इकोनॉमिकली फेसिबल हो, माने संभव हो, इकोनॉमिकली जो संभव हो, एंड कल्चरली माने सांस्कृतिक रूप से जो एक्सपेक्टेबल हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल in our environment involve an interdependent relationship between nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development। कह रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मनुष्य टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट करते हैं और संस्थानों का निर्माण करते हैं। These resources can be classified in the
फॉलोइंग वेज। हम इन रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, और ये हमारा विभाजन मेनली फोर बेस है रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन का, जिसको ABCD करके दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और इसमें भी फिर आगे देखिए दो तरह के रिसोर्सेज हो जाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इसमें भी दो प्रकार हो जाते हैं रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके अंतर्गत चार प्रकार के रिसोर्सेज आते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट में भी तीन प्रकार के हो जाते हैं, एक तो पोटेंशियल, दूसरा डेवलप्ड स्टॉक और तीसरा रिजर्व। अब इसी रिसोर्सेज का जो डिवाइडेशन है उसको हम आगे समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। जैसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्सेज का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मीन्स ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स, तो ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज टू टाइप को होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक दीज आर obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, eats। माने ये सारे रिसोर्सेज जिनकी प्राप्ति जैवमंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे आगे बता रहा है कि फ्लोरा, फौना, फिशरीज आदि, इनको बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rock and metal.
सेकंड डिवाइडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, मतलब रिसोर्सेज के यूज करने के आधार पर, रिसोर्सेज की समाप्ति के आधार पर। रिसोर्सेज हम यूज करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो समाप्त होगा, तो उस आधार पर भी ये दो रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आर रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकली, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल आर रिप्लेसनिबल resources. For example, solar and wind energy, water, forests and wildlife. It's the renewable resources may further be divided into continuous or flow. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यूअस होते हैं, ये यूज करने के बाद इनके रूप बदल जाते हैं या यूज करने के बाद यह पुनः इनका निर्माण हो जाता है, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज these occur over a very long geological time. Mineral and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metal are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा उनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है एक लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत उनका निर्माण होता है, जैसे मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। जैसे जो फ्यूल है, पेट्रोल है, एक बार यूज करने के बाद जो भी फॉसिल्स फ्यूल है उनका एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर जो है रिसोर्सेज, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज these are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, house and other property, plantation, pasture land, ponds, water in wells. It's are by individual make a list of resources
ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। कह रहा है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वो सरकार को रेवेन्यू देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। अर्बन एरिया में लोग भूखंड, घरों और अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, माने सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। देयर आर रिसोर्सेज which are accessible to all the members of community, village commons, grazing grounds, burial grounds, village ponds, public parks, picnic spot, playground in urban area are the facto accessible to all the people living there। कम्युनिटी माने एक समुदाय का, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर जिस संसाधन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, कम्युनिटी का अधिकार होता है, उसको हम जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कोई प्लेग्राउंड है, कोई जो है सार्वजनिक कुआं है, पार्क है, इस तरह के जो भी रिसोर्सेज हैं, पशुओं के चराने का मैदान है। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली all the resources belong to the nation. The country has legal powers to acquire even private property for public good. You might have been road, canals, railway being constructed on fields owned by some individual. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as the territorial water and resources therein belong to the nation। टेक्नोलॉजी के तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। अभी तक जितने भी रिसोर्सेज की बात हो रही थी, टेक्निकली all the resources belong to the nation. The country has legal power to acquire even private property for public good। टेक्निकली तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे रिसोर्सेज नेशनल हैं। देश की सरकार को यह कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं।
ये जितनी भी सड़क रेल लाइनें सब बिछती हैं, ये किसी न किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। बट जब गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ती है तो वह उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर लेती है। अभी मेट्रो अपने शहर में बिछ रही है और मेट्रो के बिछने में जो भी बाधा, जो कुछ भी दिक्कत है, उसको सब गवर्नमेंट सॉल्व करती है, उसको एक्वायर कर लेती है और एक्वायर करके जो है ये सारी चीज़ें वो बनाती हैं। इसी बात को इस नेशनल रिसोर्सेज में बता रहे हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच regulate some resources. The oceanic resources behind 200 km of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the concern of international institution. कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है रिसोर्सेज को कंट्रोल करती हैं, जैसे कोस्ट से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले ओशन रिसोर्सेज पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से जो है ये रिसोर्सेज का ये डिवाइडेशन अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसके आधार पर हमारा रिसोर्सेज जो है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये हम लोग कल इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।